नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 80 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 80 का जो पहला क्वेश्चन है कि हुमायूं की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई। तो अगर बात करें हुमायूं की जीवनी की, तो हुमायूं की जीवनी को गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हुमायूं की जीवनी को गुलबदन बेगम ने लिखा, लेकिन किस भाषा में हुमायूं की जीवनी को लिखा गया। तो अगर बात की जाए हुमायूं की जीवनी की, तो इसको लिखा गया था जिसका नाम था हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा को जो लिखा था वो लिखा था गुलबदन बेगम। याद रखना है, गुलबदन बेगम। तो हुमायूं की जीवनी का नाम गुलबदन बेगम था और इसको जो लिखा था वो किसके द्वारा, तो ये लिखा था गुलबदन बेगम के द्वारा। किस भाषा में? फारसी भाषा में। अगर बात करें गुलबदन बेगम की, तो गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी और आपकी जो अकबर थे उनकी क्या थी? बुआ थी। अगर बात करें आपकी हुमायूं के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे चर्चित जो इनके क्वेश्चन है वो इनके दो युद्ध है, एक है चौसा का युद्ध, दूसरा है कनौज का युद्ध। सबसे पहले बात करेंगे चौसा के युद्ध की। अगर चौसा के युद्ध की बात करें तो ये लड़ा गया था 26 जून 1539। तो 26 जून 1539 को आपका चौसा का जो युद्ध है वो लड़ा गया था। ये युद्ध जो है वो बिहार के जो बक्सर है, बक्सर के पास एक चौसा नामक स्थान पे लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 26 जून 1539। ये युद्ध जो है वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। इस बात को आपने याद रखनी है। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच इस युद्ध में जो है वो क्या होती है? हुमायूं की हार होती है। इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद बात कर रहे हैं 1540 में एक युद्ध और हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ, जिस युद्ध का नाम था कनौज का युद्ध। लेकिन कनौज के युद्ध को पढ़ने से पहले अगर आप भी एचपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और डिटेल से एनसीईआरटी बेस्ड हर एक सब्जेक्ट को थ्योरेटिकल पढ़ना चाहते हो, तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपये में। हम देंगे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। रिकॉर्डेड का मतलब है कि हमारी क्लासेस को आप कभी भी और किसी भी समय देख सकते हो। तो अगर आप हमारे क्लासेस में जुड़ना चाहते हो, अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 में। आप इस नंबर पे जुड़ सकते हैं 7876145409। हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पर 670 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे बैच में एनरोल हो चुके हैं आज तक, अभी तक। तो आप भी एनरोल हो चुके हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करके एनरोल हो सकते हैं। अच्छा, बात कर रहे थे कनौज के युद्ध की, वापस आते हैं। तो कनौज का जो युद्ध है ये भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया, और ये युद्ध जो लड़ा गया था वो 17 मई 1540 को लड़ा गया था। इस बात को आपने याद रखना है। और इस युद्ध में भी जो हार होती है वो हुमायूं की ही होती है। और इन दोनों युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह की ये उपाधि जो है वो ले लेते हैं, शेर खान इनका पहले नाम होता है। सबसे पहले अगर शेरशाह सूरी की भी बात करें तो इनका बचपन का जो मूल नाम था ना वो था फरीद खान। क्या नाम था? फरीद खान। तो शेरशाह सूरी का नाम, बचपन का जो नाम था वो फरीद खान था। और एक बार इन्होंने क्या किया कि एक शेर को मार डाला, और शेर को मार डालने के बाद इनका नाम शेर खान हो गया। अच्छा, हुमायूं का एक मकबरा भी है। तो मुगल बादशाह हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ था? तो हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। ये बात आपको याद रखनी कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है। तो हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में है। इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। हुमायूं का जन्म जो है वो टीजीटी कमीशन में पूछा जा सकता है। तो हुमायूं का जो जन्म हुआ था वो 6 मार्च 1508 को हुआ था। अच्छा, इतना डिटेल में अगर ना पूछे तो ये पूछेगा कहाँ पे हुआ था। तो हुमायूं का जन्म जो है वो काबुल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काबुल में हुआ था। इस बात को भी आपने याद रखना है। अच्छा, बात की जाए अगर यहाँ की हुमायूं की, तो हुमायूं ने एक शहर बसाया था जो कि दिल्ली में था, और उस शहर का नाम क्या था? अक्सर ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो हुमायूं के द्वारा जो शहर बसाया गया था उस शहर का नाम था दीनपना। तो दीनपना नगर की स्थापना किस मुगल बादशाह के द्वारा की गई थी? देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ से सीखने को मिलने वाले हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दीनपना की स्थापना मुगल बादशाह हुमायूं ने कब की थी? 1533 में। और ये दीनपना जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये दिल्ली का छठा शहर था, और इसका निर्माण जो है वो यमुना नदी के किनारे किया गया था। तो दीनपना शहर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक एक बात आपको यहाँ से याद रखनी है, सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पे देखो, जोधा तो अकबर की पत्नी थी, यहाँ से कुछ पढ़ेंगे नहीं। फजल अली, भाई फजल अली के बारे में तो आपको वही याद आता होगा, न्यायमूर्ति आपका फजल अली, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो फजल अली किससे संबंधित है? ये तो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। तो फजल अली के द्वारा जो है वो राज्य को पुनर्गठित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक सिफारिश की गई थी, तो जिसमें फजल अली, एम.एच. पानीकर और एच.एन. कुंजरू, आपको याद होगा, उस आयोग के सदस्य थे। और उन्होंने 1955 के आसपास ये रिपोर्ट जो है वो सौंपी थी।
तो फजल अली तो आपको वो याद आ रहा होगा। अच्छा, गुलबदन बेगम भी कोई यहाँ पे इनके बारे में हमने पढ़ लिया है कि इन्होंने इनकी जिम्नी लिखी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया था? अच्छा, कांचीपुरम के प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर की बात करें तो अगर बात करें कांचीपुरम के प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर की, तो इनको जो बनाया गया था वो बनाया गया था नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो हमें पता ही नहीं होते और परीक्षा में दिख जाते हैं, ये वही क्वेश्चन है। तो याद रखना भाई, इनको डिटेल से जो स्टडी कमीशन की तैयारी कर रहा है, क्योंकि मान लो कि मेरे बैच में मैं आपको खुद हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बहुत डिटेल से वहाँ पे पल्लव वंश पढ़ा रहा हूँ, और पल्लव वंश में हर एक राजा पढ़ रहे हैं, वहाँ पे नंदीवर्मन द्वितीय भी आता है। और वहाँ पे हमने बात की कि कांचीपुरम की जो प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल के जो मंदिर है वो किसके द्वारा बनाए गए? वो आपके पल्लव राजा नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा 8वीं शताब्दी में बनाए गए हैं। अब आज के तो क्वेश्चन ये आया था कि कांचीपुरम में कौन से प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कांचीपुरम के प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किस शैली में बनाए गए हैं? तो याद रखना, द्रविड़ वास्तुकला शैली। तो द्रविड़ वास्तुकला शैली में ये आपकी जो प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर है, इनको बनाया गया है। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ये बात परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अच्छा, बात करें ऑप्शन में, यहाँ पे एक नाम और दिया है और वो नाम है नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगर बात करें नरसिंह वर्मन द्वितीय की, तो इनके द्वारा क्या बनाया गया? और नरसिंह वर्मन द्वितीय ना, ये इनको राज सिंह के नाम से भी जाना जाता था। तो राजा राज सिंह के नाम से किस राजा को जाना जाता था? तो ये नरसिम्हा वर्मन द्वितीय को जाना जाता था। इस बात को आपने याद रखना। और इनके द्वारा 7वीं शताब्दी में कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और याद रखना, कैलाशनाथ मंदिर को राजसिंहेश्वरम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर को अन्य किस नाम से? तो बोलेंगे इनको राजसिंहेश्वरम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आपने याद रखना। और ये भी एक द्रविड़ वास्तुकला शैली में ये बनाए गए, भगवान भोलेनाथ को ये समर्पित है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये सारे के सारे देखिए, हर एक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा अंदर जाके और डीपली पढ़ोगे उतना ज़्यादा चीज़ें अच्छी होने वाली है। और यकीन मानिएगा, अगर आप ये सीरीज़ देख रहे हो, बहुत हेल्प आपको टीजीटी कमीशन में मिलने वाली है। देखिए, कॉपी पेन लीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक इन चीज़ों को लिखना भी है, तब जाके बात बनने वाली है। इसके बाद बात करते हैं कि किस वेद में यज्ञ सूत्र है। अगर बात की जाए कि भारत का ऐसा वेद जिसमें यज्ञ सूत्र है, तो यज्ञ सूत्र जो है वो आपके यजुर्वेद में है। क्योंकि अर्थवेद यज्ञों से संबंधित नहीं है, ऋग्वेद भी यज्ञ आदि से संबंधित नहीं है, और सामवेद भी यज्ञ आदि से संबंधित नहीं है। तो अगर बात करें यजुर्वेद की, तो यज्ञ आदि जो संबंधित है वो आपके अनुष्ठान हो गया, कर्मकांड में जो श्लोक जो आते हैं वो भी आपके, मंत्र जो आते हैं वो भी आपके किस में आते हैं? यजुर्वेद में आता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि भारत का ऐसा या वो कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है? तो याद रखना, गद्य और पद्य दोनों में जो रचित है वो आपका यजुर्वेद। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, ये 2 भागों में है, आपका गद्य में भी है और पद्य में भी है। अच्छा, अगर बात करें आपके यजुर्वेद की, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो यजुर्वेद है उसमें चावल को क्या कहा गया है? क्योंकि यजुर्वेद में कृषि एवं सिंचाई के बारे में भी चर्चा की गई है। तो यजुर्वेद को जो चावल को जो है वो यहाँ पे व्रीहि कहा गया है। तो याद रखना, चावल को यजुर्वेद में चावल को क्या कहा गया है? व्रीहि कहा गया है। इस बात को आपने याद रखना, क्या कहा है? व्रीहि कहा है। इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद में ही आपका वाजपेयी हो गया, आपका यशोमेघ यज्ञ हो गया, इन सभी यज्ञों की भी चर्चा की गई है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अच्छा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद तो आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आपको सबको पता है, अगर आप टेट की परीक्षा को पार करके आए हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल है, और 10 मंडलों में अलग अलग मंडल अलग अलग चीज़ों की बात करता है। जैसे कि ऋग्वेद का 3रा मंडल बात करता है गायत्री मंत्र की, जो कि गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देवता की पुत्री जो है वो सावित्री को यहाँ पे संबोधित किया गया है। उसी प्रकार आपका ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है, इसमें हस्तलिखित ऋचाओं की बात की गई है। ये भी आपको याद रखना है कि 8वें मंडल में क्या है। तो 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं की बात की गई है। आपका 7वें मंडल में क्या है? 10 राज्य युद्ध की बात की गई है, 10 राजाओं के बीच जो युद्ध होता है। और अगर बात करें आपकी 10वें मंडल की, 9वें मंडल में सोम की चर्चा की गई है, और 10वें मंडल को यहाँ पे शेपक माना गया है। 10वें मंडल में क्या है? आपका पुरुष सूक्त आता है। पुरुष सूक्त बोले तो जिसमें 4 भागों में बांटा गया इनको। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। देखिए, वेद बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अंदर जाके आपको पढ़ना ही होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें आपको याद रखनी होगी। और अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद जो है
तो ऋग्वेद की जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है वो सरस्वती नदी मानी जाती है, और सिंधु नदी का जो है वो सबसे ज़्यादा बार, जो इंडस रिवर है उसका सबसे ज़्यादा बार जो है वो उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में हुआ है। इस बात को आपने याद रखना है। और ऋग्वेद में जो आपके आकाश के देवता है वो किसे कहा गया है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अच्छा, बात करते हैं आपका सामवेद। तो भारतीय संगीत से संबंधित वेद कौन सा है, ये क्वेश्चन देखो परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। तो भारतीय संगीत से संबंधित वेद आपका सामवेद है, ये भी आपको याद रखना है। 10,462 ऋग्वेद में ऋचाएँ है, ये मैंने स्किप करवा दिया था। सामवेद भारतीय संगीत से संबंधित है, और भारतीय संगीत के सा रे गा मा पा धा नी संगीत के जो स्वर है उनको भी कहाँ से लिया है, सामवेद से ही लिया है। और अगर बात करें भारतीय जादू टोने वशीकरण से संबंधित वेद कौन सा है, तो वो आपका अर्थवेद है। इस बात को आपने याद रखना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन बातों को बहुत डिटेल से याद रखेंगे, इन बातों को याद रखेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। एक एक बात याद रखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अर्थवेद की एक बार बात करूँ तो अर्थवेद में जो देवता थे, देखो ऋग्वेद के जो प्रमुख देवता थे वो आपके इंद्र थे। उसी प्रकार अगर आपका अर्थवेद की बात करूँ तो अर्थवेद में जो है वो क्या है, अर्थवेद के जो सर्वोच्च, जो यहाँ पे अगर मैं देवता की बात करूँ, अगर बात करूँ मैं सर्वोच्च, तो यहाँ पे प्रजापति को माना जाता था, और सभा और समिति को यहाँ पर प्रजापति की पुत्रियाँ कहा गया है। तो ये भी आपको याद रखना कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियाँ कहा गया है, तो ये आपका अर्थवेद में कहा गया है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही चर्चित क्वेश्चन, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्थापित की थी, विच वाज एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जो भीमराव अंबेडकर थे इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई। तो इनके द्वारा स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की गई थी। तो स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, अंग्रेजी में द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की जो स्थापना है वो किसके द्वारा, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। ऐसे बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपका जो स्वतंत्र श्रमिक पार्टी है इसकी स्थापना की, तो लेकिन कब की, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। तो भैया आ जाइए, अगर आप लोग इस बार टीजीटी कमीशन क्लियर कर दोगे ना तो फिर आपके लिए बढ़िया सा भंडारा भोलेनाथ की कृपा से, अगर 50+ सिलेक्शन यूथ अध्ययन को मिल गई तो मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ कि आपको, देखो पार्टी तो भैया लोग कराते, हम तो क्या देंगे, भोलेनाथ का महादेव के नाम से एक भंडारा देंगे आपके लिए। तो आप लोग जो है वो ज़रूर पहुँचे हमारे, मैं सिरमौर ज़िले से संबंध रखता हूँ, तो आपके लिए अगर 50+ सिलेक्शन, एक शर्त पे मैं ये दूंगा, अगर 50+ सिलेक्शन यूथ अध्ययन के बच्चे टीजीडी कमीशन में लेते हैं, और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारी टीम बहुत बड़ी बन सके। तो आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। मित्रों क्वेश्चन इतना ही नहीं पूछा जाएगा, जो ये स्वतंत्र जो श्रमिक पार्टी थी, इसका देखो, इसका मोटो क्या होता है। किसी भी चीज़ को बनाया जाता है तो किसी मुख्य उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो मजदूरों और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना था। और याद रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट था आपका स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर भी कहा जाता है। ये भारत के एक अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे, लेखक थे, समाज सुधारक थे, बहुत सारे नाम मैं इनको दे रहा हूँ। अगर इनकी बात की जाए तो ये भारतीय संविधान के पहले कानून मंत्री, तो याद रखना है कि भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार और भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में कौन बने थे। तो भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लेकिन इतना ही नहीं, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है इनका जन्म कब हुआ। जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना मित्रों, भूलना नहीं वरना वंचित रह जाओगे भंडारे से। 14 अप्रैल 1891। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को क्या हुआ था, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महू मध्य प्रदेश, तो महू मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है। और ये भी एक दलित परिवार में थे, और बचपन में बहुत मुश्किलें इनको आई थी, लेकिन धीरे धीरे जो है इनकी लाइफ से मुश्किलें गई, और बाद में इन्होंने जो है वो बहुत अच्छा कार्य किया। इन्होंने जो है वो 1924 में जो स्थापना की थी वो की थी आपके बहिष्कृत हितकारिणी सभा। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या है बहिष्कृत हितकारिणी सभा।
तो याद रख लेना भाई, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो है वो 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। और उन्होंने जो है वो बौद्ध धर्म भी अपनाया। 1956 में इन्होंने दलित के धर्मांतर का भी नेतृत्व किया था। तो ये बहुत सारी बातें भीमराव अंबेडकर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर बात करें इनकी, तो इनको आधुनिक भारत के निर्माता और दलितों के मसीहा के रूप में भी जाना जाता है। 1990 में क्या हुआ था, इनको भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था। और इनको भारत के संविधान के जनक भी कहीं ना कहीं कहा जाता है। इनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई थी, जैसे कि भारत का विभाजन, शूद्रों की खोज। तो ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें, पाकिस्तान या भारत का विभाजन या शूद्रों की खोज, इनकी बहुत फेमस बुक्स है। इस बुक के ये राइटर भी है। तो हर एक बात आपको याद रखनी है, हर एक बात परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बहुत डिटेल से देखिएगा कि निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के परावर्तित होने से और परिणाम स्वरूप रेडियो संचारण जिसके कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स of atmosphere associated with reflection of radio waves and thus resulting in radio communication। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि वायुमंडल की वो कौन सी परत है जहाँ पे जो रेडियो वेव्स होती है वो उसकी रिफ्लेक्शन होती है, वो परावर्तित होती है। तो वो है आपकी आयनोस्फीयर, आयन मंडल। भैया आयन मंडल वायुमंडल की आपकी चौथी परत है, एटमॉस्फेयर की आपकी चौथी परत है। और यहीं पर सारे के सारे आपके कम्युनिकेशन सेटेलाइट होते हैं। रेडियो तरंगें यहीं पर आपकी परावर्तित होती है, रिफ्लेक्टेड होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एटमॉस्फेयर, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वायुमंडल के एटमॉस्फेयर के सबसे लोअर लेयर की, जिसको नाम दिया गया है शोभमंडल। शोभमंडल की बात करूँ तो शोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। और शोभमंडल की जो ऊंचाई है वो 8 से 18 किलोमीटर है। इस बात को आपने याद रखना है। अब आप बोल रहे हैं कि 18 ही क्यों नहीं, 8 से 18 क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा से क्या है, देखो ध्रुवों से इसकी ऊंचाई कम है, ध्रुवों से 8 किलोमीटर, लेकिन भूमध्य रेखा से इसकी ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है, 18 हो जाती है। तो याद रखना ये बात, इक्वेटर से 18 है और आपका पोल जो होते हैं, ध्रुव होते हैं जो कोने में होते हैं, वहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर है। याद रखना सारी मौसमी घटनाएं वो भी कहाँ पे होगी, शोभमंडल में। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडल के किस मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है, कन्वेंशनल जोन कहा जाता है? तो वो भी शोभमंडल को ही कहा जाता है। अब बात करते हैं समताप मंडल की। तो वायुमंडल की दूसरी परत और ऐसी परत जहाँ पे तापमान बिल्कुल समान रहता है, वो कौन सी परत है? तो बोलेंगे आपका समताप मंडल है। समताप मंडल बहुत बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ऊंचाई बहुत बार परीक्षाओं में सीधी पूछी जाती है। 18 से 50 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। और अगर बात करें समताप मंडल की, तो इसका अध्ययन जो है वो, इस परत का जो अध्ययन है वो सबसे पहले इसको जो उसकी जो स्टडी की थी वो की थी डी बोर्ड। किसने की थी? तो डी बोर्ड साहब ने सबसे पहले अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था? आपका समताप मंडल का अध्ययन किया था। इस बात को आपने याद रखना है, हर एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा इन बातों को याद रखोगे उतने अच्छे तरीके से ये बातें आपको क्लियर होने वाली है। तो डी बोर्ड के द्वारा इसका अध्ययन सबसे पहले किया गया था। समताप मंडल वायुमंडल की वो परत है जहाँ पर सभी मौसमी घटनाएं से ये मुक्त रहती है, इसलिए यहाँ पे क्या उड़ाए जाते हैं? वायुयान, एरोप्लेन। तो वायुयान हमारे वायुमंडल की किस परत में उड़ाए जाते हैं? तो बोलेंगे समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। और याद रखना सूर्य से एक किरणें आती है, सूर्य से एक रेज आती है जिसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेटिस रेंजेस। तो परावैंगनी किरणें, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें जो है वो कहाँ पे आती है? तो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें आपकी समताप मंडल में आती है और यहाँ पे रुक जाती है। इस बात को आपने याद रखना। ये ओजोन लेयर जो है वो क्या है, इसको रोक देती है। तो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कौन करता है? तो वो कौन करता है? आपका ओजोन लेयर करती है। और ओजोन लेयर की अगर मोटाई को नापना है, उसकी डेप्थ को, मोटाई को नापेंगे, किस में नापेंगे? आपका डॉप्सन इकाई में, डॉप्सन इकाई। तो डॉप्सन इकाई में ओजोन लेयर की मोटाई को मापा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर बात करें आपका समताप मंडल की, तो इसको मदर ऑफ पर्ल क्लाउड क्या बोलेंगे? समताप मंडल को क्या बोला जाता है? यहाँ पे जो सॉरी यहाँ के निचला भाग है जो समताप मंडल का, यहाँ पे कभी कभार एक बादल पाया जाता है जिसका नाम है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। हिंदी भाषा में बोलते हैं पक्षाप बादल। तो पक्षाप बादल कहाँ पाए जाते हैं? तो समताप मंडल का जो निचला वाला जो लेयर है ना, यहाँ पे मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स पाए जाते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। भाई मध्य मंडल यहाँ पे नहीं दिया है। मध्य मंडल जिसको मेसोस्फीयर कहते हैं, सबसे ठंडा मंडल है। और अगर बात करें सबसे बाहरी मंडल की, तो है आपका
आपका बहिर्मंडल, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने एक ही वीडियो से यहाँ पे सीख लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट्स एसोसिएटेड विद चाइना एंड मंगोलिया, कि वो कौन सा रेगिस्तान है जो आपका चाइना में और मंगोलिया में दोनों में स्थित है। अच्छा, क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसके बारे में मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ। अच्छा, ऐसा मरुस्थल जो कि आपका चाइना में भी है और आपका मंगोलिया में भी है, तो आपका गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल की बात करें तो ये आपका चाइना में भी है, आपका कहाँ पे भी है, आपका मंगोलिया देश में भी है। और यहाँ पर दो कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊँट, याद रखना है कि दो कुबड़ वाले जो बैक्टीरियन ऊँट है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये गोबी मरुस्थल में पाए जाते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है। तो कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो कालाहारी मरुस्थल आपका दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना देश, कौन सा देश है, बोत्सवाना देश में है। इस बात को आपने याद रखना। और कालाहारी मरुस्थल एक गर्म मरुस्थल है। उसी प्रकार आपका सहारा, दुनिया का सबसे अधिक गर्म मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल की सीमा दुनिया की 11 देशों के साथ लगती है। इस बात को आपने याद रखना है। और एक है पेंटागोनिया, तो पेंट पैनी कहाँ ने, तो पेंट पहनते अर्जेंटीना के लोग। तो पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे, तो ये है आपका अर्जेंटीना में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आप हमसे कोचिंग लेना चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत डिटेल से आपको हर एक चीज़ कराई जा रही है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर हर महादेव। जय श्री गुरु महाराज। हर हर महादेव।